19 अप्रैल 1945 ये वो तारीख है जो इटली के इतिहास में हमेशा स्वर्णमय इतिहास के रूप में देखी जाती है। इसी दिन की सुबह इटली के जनता ने वो नज़ारा देखा जिसे देखने के लिए वो बरसों से तड़प रहे थे। इस तिथि का संबंध है एक तानाशाह की मौत से। तानाशाह ऐसा जिससे पता नहीं कितनों को बिना वजह मौत के घाट उतार दिया, कितनों को अनाथ किया और कितनों के घर उजाड़ दिए। मैं बात कर रहा हूँ द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान इटली में अपना लोहा मनवाने वाले नेता बनेतो मुसोलिनी की। बनेतो मुसोलिनी इटली के सबसे विवादास्पद नेताओं में से एक थे। उन्होंने इटली में फासिस्ट संगठन की स्थापना की और 1922 में उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। अपने लोकतांत्रिक रवैये से प्रधानमंत्री बना ये शख्स कैसे जाकर इटली का तानाशाह बनता है और इसी वजह से कैसे उसकी मौत हो जाती है, जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। उनतीस अप्रैल 1945 ये दिन था रविवार का। सुबह के करीब करीब 5 बजे थे। इसी दिन इटली के मिलान शहर में एक पीले रंग का ट्रक एंट्री लेता है। चारों तरफ सन्नाटा था, मगर कुछ ही देर में जो होने वाला था उसे देख ये सन्नाटा भी चीख चीख कर चिल्लाने लगता। जब वो ट्रक मिलान शहर के एक चौक के पास पहुंचा तब उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। ट्रक को धीरे धीरे उस चौक के पास रुकाया गया और बाद में कुछ सैनिक उतरकर पीछे के दरवाजे के पास आ खड़े हुए। अब तक आसपास खड़े आम जनता को ये अंदाजा नहीं था कि इस ट्रक में आखिर ऐसा क्या है जिसे छोड़ने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में इटालियन सैनिकों का जत्था मिलान के इस छोटे से चौक पर पहुंचा था। खैर, इसी बीच कुछ सैनिक ट्रक के अंदर पहुंचते हैं और ट्रक के अंदर से कुछ सामान बाहर की ओर फेंकने लगते हैं। कुछ देर बाद जब सिपाही चले गए तब चौक पर खड़े लोगों ने उस सामान के करीब जाने की कोशिश की। अंधेरा अभी भी हटा नहीं था। ऐसे में लोग सिर्फ यही पता लगा सके कि चौक पर पड़ा ये सामान कुल मिलाकर 18 बोरियों में लिपटा हुआ था, काली बोरियां। जब धीरे धीरे सुबह हुई तब लोगों को पता लगा कि ये कोई सामान नहीं बल्कि लाशें हैं। इटली में उस समय लाशें देखना कोई बड़ी बात नहीं थी। वजह दूसरा विश्व युद्ध। इस युद्ध के चलते आए दिन लोगों की मौत होती थी, कुछ की गोली खाकर तो कुछ की भूखे पेट रहकर। मगर 29 अप्रैल की सुबह जो लाशें मिलान के उस चौक में पड़ी थी, जिसमें से एक लाश थी इटली के तानाशाह बनेतो मुसोलिनी की, एक और लाश उनकी गर्लफ्रेंड क्लारिटा पेटाची की भी थी और बाकी बची 16 लाशें मुसोलिनी के करीबी सैनिकों की थी। धीरे धीरे ये खबर मिलान शहर के कोने कोने में फैलने लगी। सुबह के करीब करीब 7 बजे लगभग 5000 लोगों का जत्था मिलान शहर के उस छोटे से चौक में पहुंच गया। भीड़ गुस्से में और जोर जोर से बनेतो मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। देखते ही देखते पत्थरों की बारिश उस शांत पड़े लाशों पर होने लगी। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वे मुसोलिनी की लाश पर चढ़कर पेशाब कर रहे थे। एक औरत एक लोडेड गन लेकर सामने आई और उसने बिना किसी बात की परवाह किए बिना बनेतो मुसोलिनी के लाश पर पूरी रिवॉल्वर खाली कर दी। ऐसा करने से उसने अपने बेटों की मौत का बदला लिया था, जिसकी वजह सामने पड़ा इंसान था जिसका नाम था बनेतो मुसोलिनी। अगले 2-3 घंटों तक मुसोलिनी की लाश का इसी प्रकार हश्र चलता रहा। कोई उनके मुंह पर घूंसे मारता तो कोई चाबुक, कोई उन्हें पैर से पकड़कर घसीटता तो कोई उन्हें उठाकर पटकता। मौत के बाद उनका हो रहा यह हाल वाकई में जनता के प्रति उनके मन में उबड़ रही उस आग को बयां कर रहा था। यह दर्दनाक मंजर शायद ही किसी इतिहास के तानाशाह के नसीब में आया होगा। खैर, लाश को इस प्रकार तड़पाने के बाद लोगों द्वारा उससे एक स्टैंड पर लटकाया जाता है और पत्थर मारे जाते हैं। बाकी सब बॉडीज के साथ भी यही किया गया। ये सब होते होते दिन का 1 बज जाता है। इतने में एक बड़ी वैन भीड़ को चीरते हुए वहां पहुंची। अंदर अमेरिकी सैनिक थे जिन्होंने भीड़ को संभालते हुए मुसोलिनी और बाकी 17 शवों को वैन के अंदर डाला और वहां से 9-2-11 हो गए।
इस नज़ारे को देख शायद मुसोलिनी की रूह को भी सुकून मिला होगा, जिसे मरने के बाद भी लोगों द्वारा पल पल तड़पाया जा रहा था। खैर, अमेरिका मुसोलिनी की लाश का पोस्टमार्टम करता है, जिससे ये पता चलता है कि उन्हें लगभग 9 गोलियां मारी गई थी, जिसमें से एक उनके दिल पर लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। उन्हें दफनाने से पहले उनके दिमाग का हिस्सा निकाल लिया गया था, जिसे बाद में उनकी पत्नी डोना रिचेल को सौंप दिया गया। हालांकि उनके दिमाग पर काफी रिसर्च भी हुए, जिसका मकसद था एक क्रूर तानाशाह के दिमाग को अच्छे से स्टडी करना। 29 अप्रैल 1945 की सुबह मिलान शहर के गलियों में जो हुआ, उससे एक बात तो पूर्ण रूप से साफ हो गई थी। इटली की जनता मुसोलिनी को अब रत्ती भर भी पसंद नहीं करती थी। मगर ऐसा हमेशा से नहीं था। एक वक्त था जब मुसोलिनी को लोगों द्वारा भगवान का दर्जा दिया जाता था। लोग उनकी पूजा करते और उन्हें आने वाले वक्त में इटली का विधाता मानते। मगर सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक से लोगों का ये प्यार एक नफरत में बदल गया। नफरत भी ऐसी जो मुसोलिनी की लाश को तक छिन्न विच्छिन्न कर दे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी शुरू करते हैं बेनितो मुसोलिनी के जन्म से। मुसोलिनी का जन्म साल 1883 में इटली के डोविया के प्रोडोपिया नामक एक शहर में हुआ था। उस समय इटली में एक रिवाज हुआ करता, जिसमें हर नौजवान को इटली के सेना का हिस्सा होना अनिवार्य था। मुसोलिनी ने इससे बचने के लिए खुद को कुछ दिनों के लिए स्विट्जरलैंड शिफ्ट किया, मगर आखिर कानून तो कानून ही होता है। ऐसे में जब मुसोलिनी स्विट्जरलैंड से वापस इटली आए, तब उन्हें कुछ सालों के लिए सही मगर इटली के सेना का हिस्सा बनना पड़ा। सेना से बाहर आने के बाद उन्होंने पत्रकारिता की। अपने रोक टोक विचारों से मुसोलिनी जनता के बीच घर बना रहे थे, मगर ये बात देश के वरिष्ठ नेतागणों को खास पसंद नहीं आई। ये वो समय था जब मुसोलिनी इटली के एक जाने माने अखबार अवांती के चीफ एडिटर थे। पॉलिटिकल दबाव के चलते उन्हें पत्रकारिता छोड़नी पड़ी, जहां वे किसी और फील्ड में अपना करियर चमकाने में व्यस्त हो गए। मुसोलिनी की एक अलग विचारधारा थी, जिसका टाइटल था राष्ट्रवाद। उन्होंने इसी के चलते जनता के बीच अपनी आवाज पहुंचाई और लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। 1919 में उन्होंने अपने एक अलग पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया, जिसका नाम था नेशनल फासिस्ट पार्टी। उस समय सारी दुनिया अभी अभी प्रथम विश्व युद्ध के चपेट से बाहर निकली थी। ऐसे में मुसोलिनी द्वारा उठाया गया राष्ट्रवाद और शांति का नारा लोगों को उनके तरफ आकर्षित कर रहा था। मुसोलिनी से इटली के सेना के पूर्व सैनिक भी जा मिले, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बेरोजगार हो गए थे। साथ ही साथ मौजूदा सरकार से भी नाखुश थे। अगले 2-3 साल मुसोलिनी के लिए आने वाले स्वर्णमय इतिहास की शुरुआत साबित हुए, जहां लोगों द्वारा उन्हें भारी समर्थन प्राप्त हो रहा था। ऐसे में मुसोलिनी का सीधे सत्ता को ललकारना लाजमी था। 1922 में उन्होंने अपने 30,000 फासिस्ट लोगों के साथ रोम पर धावा बोला। उनकी सबसे पहली मांग थी इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री लुई फैरेट का इस्तीफा। उस वक्त इटली में बेरोजगारी और गरीबी अपने चरम पर थी। मुसोलिनी ने इन्हीं मुद्दों को अपना पॉलिटिकल एजेंडा बना लिया था। ऐसे में एक लोकतांत्रिक बदलाव के चलते प्रधानमंत्री को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। लिहाजा सवाल यह उठा कि अगला प्रधानमंत्री बनेगा कौन। उस वक्त इटली के सम्राट को यह अधिकार थे कि वे जब चाहे अपना प्रधानमंत्री बदल सकते थे। देश में चल रही मुसोलिनी की लहर को ध्यान में रखते हुए इटली के राजा विक्टर ने मुसोलिनी को ही इटली का अगला प्रधानमंत्री घोषित किया। जब मुसोलिनी इटली के अगले प्रधानमंत्री बने, तब साल था 1922। उन्होंने इटली पर 1922 से लेकर 1943 तक राज किया। अपने कार्यकाल के शुरुआती 4-5 सालों में उन्होंने लोकतंत्र की पूरी इज्जत की, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को पूर्ण रूप से कम किया। मगर कुछ सालों बाद उनका लोकतांत्रिक रवैया निरंकुशता में बदल गया, जहां लोकतंत्र के नाम पर मुसोलिनी द्वारा ऐसे कानून बनवाए गए जिससे उन्हें कोई भी सत्ता से हटा ना सके। राजनीतिक पार्टियों पर भी बैन लगाया गया, साथ ही साथ प्रेस की आज़ादी भी खत्म कर दी।
सार्वजनिक जगहों पर यहाँ तक कि पर्सनल लेटर्स में भी मुसोलिनी की आलोचना करना एक गहरा अपराध माना जाने लगा। सरकार की नीतियों का विरोध करने वालों की नौकरी चली जाती थी और उन्हें सालों तक जेल में सड़ना पड़ता था। उनके खिलाफ बोलने वालों को या तो जेल भेजा जाता या फिर गोली मारकर मरवा दिया जाता। दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने से पहले मुसोलिनी पर करीब करीब 7 लाख लोगों को मारने के आरोप थे। ये संख्या वाकई में दिल दहला देने वाली थी। मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुसोलिनी की छवि जनता के मन में किसी देवता से कम नहीं थी। लोगों को मुसोलिनी जहां भी दिखते वे अपना सारा कामकाज छोड़कर ड्यूस ड्यूस के नारे लगाते। ड्यूस मुसोलिनी का उपनाम था जो सम्मान के साथ लोगों द्वारा लिया जाता। तो आखिर क्यों इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोग मुसोलिनी का इतना सम्मान करते थे? इसकी वजह थी मुसोलिनी का स्ट्रॉन्ग मीडिया कनेक्शन। मीडिया का इस्तेमाल करके मुसोलिनी की सरकार ने उनकी छवि को एक ईश्वर की छवि बना दिया था। इटली में जल्द ही यह मान्यता फैलने लगी कि मुसोलिनी कोई आम इंसान नहीं बल्कि स्वर्ग से आए एक महापुरुष है जिसमें दैवीय मनुष्य वास करता है। उन्हें एक ऐसा मुखिया बनाया गया जो कभी सपने में भी गलत नहीं हो सकता था। बस इसी के चलते मुसोलिनी बड़ी मजबूती से अपनी सत्ता को संभाले थे। ऐसे में साल आया 1939 का। ये वो साल था जब सारी दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध के नगाड़े बज रहे थे। इस युद्ध में इटली एक्सिस पावर का हिस्सा था। खासकर मुसोलिनी और जर्मन के तानाशाह हिटलर आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने मिलकर अलाइड पावर्स को शुरुआती चरण में धूल चटाना शुरू कर दिया। मगर कुछ ही सालों बाद इटली और जर्मनी की सेना एक के बाद एक युद्ध हारती चली गई। एक तरफ इटली की सरहदों पर सैनिक मर रहे थे, वहीं दूसरी ओर इटली के गलियों में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई थी। ऐसे में लोगों द्वारा मुसोलिनी के युद्ध के फैसले पर असंतोष उमड़ने लगा। लिहाजा 25 जुलाई 1943 को इटली के किंग विक्टर ने जनता के गुस्से को ध्यान में रखते हुए मुसोलिनी की सरकार को बर्खास्त किया। इसी बीच मुसोलिनी की गिरफ्तारी भी हुई। हालांकि वे ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रहे। उन्हें जल्द ही सितंबर के महीने में हिटलर द्वारा छुड़ाया गया। मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही हिटलर की हालत पूर्ण रूप से खस्ता हो चुकी थी। ऐसे में हिटलर को रूसी सेना से अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया था। अप्रैल 1945 में सोवियत संघ और पोलैंड की सेना ने एक साथ जर्मनी पर धावा बोल दिया। दोनों सेना जर्मन के इतने अंदर आ चुकी थी कि उन्होंने जर्मनी की राजधानी वाले शहर बर्लिन पर भी अपना कब्जा कर लिया था। इन खराब हालातों में मजबूरन हिटलर को वहां से भागना पड़ा। ये खबर जब मुसोलिनी को पता चली तब उन्होंने घबरा कर ये सोचा कि जल्द ही रूस की सेना अब इटली में भी दखल देगी। इन हालातों में बस एक ही विकल्प बचता है और वो था भाग जाना। 17 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी ने एक शहर सालों से मिलान की यात्रा की। यहां से उनका सफर शुरू होने वाला था स्विट्जरलैंड की तरफ। 27 और 28 अप्रैल की रात मुसोलिनी और उनकी गर्लफ्रेंड क्लोरेटा पोटाची और कुछ वफादार 16 सैनिकों के साथ एक ट्रक में बैठकर स्विट्जरलैंड की तरफ रवाना होते हैं। अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए उन्होंने एक अलग भेष लिया था जिससे वे आसानी से पकड़ में न आ सके। उस वक्त मुसोलिनी की भागने की खबर सारे इटली में फैल चुकी थी। हर तरफ गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। लिहाजा मुसोलिनी के ट्रक को भी तहकीकात के लिए एक चेक पोस्ट पर रुकाया गया। सारी चेकिंग होने के बाद जब ट्रक को मूव ऑन होने के आदेश मिले, गलती से एक सैनिक की नजर भेष बदले मुसोलिनी पर गई। उसने तुरंत एक आवाज के साथ ट्रक को फिर से रुकने की मांग की। फिर से चेकिंग होने पर यह पाया गया कि अंदर बैठा वो बहरूपिया कोई और नहीं बल्कि मुसोलिनी है। फिर क्या था, मुसोलिनी और उनकी टोली को गिरफ्तार किया गया और एक नहर के किनारे ले जाकर उन्हें गोली मार दी गई। अगली सुबह उनकी लाशों को एक ट्रक में भरकर मिलान शहर के एक चौक पर डाला गया। जिसके बाद क्या हुआ इसका ब्यौरा मैं वीडियो के शुरुआती चरण में ही दे चुका हूं। तो ये थी कहानी शायद दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह मुसोलिनी के उदय और अंत की। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।